हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, यूएसए और इंडिया की जो ट्रेड डील साइन हो रही थी उसको पॉज कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहा जा रहा है एग्रीकल्चर इंपोर्ट के ऊपर ये किया गया है। यूएस वाले चाहते थे बहुत डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इंडिया के अंदर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर पाए। इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कहना था, इसकी वजह से फार्मर्स को लॉस देखने को मिलेगा। इंडियन फार्मर्स को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। साथ में जीएमओ आइटम्स बहुत सारी बाहर से आती, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स, बहुत सारी क्रॉप को मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसकी यील्ड बढ़ सके। मतलब मान लो 1000 गज के अंदर 10 किलो आटा उगता है, गेहूं उगता है, ठीक है। अब 10 किलो गेहूं उगता है, आपने उसमें कुछ इंजीनियरिंग करी, कुछ कुछ किया और आपने एक नया टाइप का सीड बना दिया जो उसी एरिया के ना 10 किलो की जगह 12 किलो उग जाएगा, 13 किलो उग जाएगा। तो आपकी यील्ड 20-30% बढ़ गई, सेम एफर्ट सेम लैंड के ऊपर। इसकी वजह से क्या हुआ, आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर इंडिया के अंदर बेच पाओगे। बट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें होती है उसका नुकसान भी हो सकता है हमारी बॉडी के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हमने ऐसा किया है। बट एक कंसर्निंग चीज है, 9 जुलाई है जो लास्ट डेट है, जिसके बाद में इंडिया के ऊपर टैरिफ लगने शुरू हो जाएगी। अभी के लिए जो टैरिफ पॉज किया गया है तो सारा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आएगा। देखा जाए तो यूएस को भी इससे नुकसान देखने को मिलेगा। लेट्स सी। पीयूष गोयल जी का कहना है कि भाई ये विन विन गेम होनी चाहिए, इंडिया को भी फायदा हो, तुमको भी फायदा हो, सबको फायदा हो, तभी मजा आएगा। बाकी इजराइल की जो स्टॉक मार्केट है वो तो भागती हुई दिखाई दे रही है। रीजन क्या है भाई, इजराइल वाले मिसाइलें मार रहे हैं ईरान के ऊपर, साथ में अब यूएस भी साथ में जुड़ गया है, तो इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। पर मार्केट क्यों बढ़ रही है भाई? ईरान वाले भी तो मार रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ईरान वाले अटैक कर रहे हैं, कहा जा रहा है रशिया आ सकता है, या फिर जो बाकी मिलिटेंट ग्रुप है जो साइड साइड वाले हैं वो भी शायद पार्टिसिपेट करे। तो चीजें तो खराब होनी है, मार्केट क्यों बढ़ रही है? इंडिया के अंदर चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ओला के शेयर प्राइसेस की बात करके चले तो वो उन्होंने ऑल टाइम लो छुआ है, और ऐसा होना था क्योंकि कहीं ना कहीं ओला का जो मैसेज है वो सही सा नहीं आ रहा है। कभी बोलते हैं हमारा मार्केट शेयर ऐसा है, कभी कहते हैं हम ये कर देंगे ये कर देंगे, कर पा नहीं रहे हैं। अनाउंसमेंट बहुत सारी हो रही है क्योंकि अभी तक जब आप स्टार्टअप के अंदर थे, जब आप लिस्टेड नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें चल जाती थी। आपने शोर मचाया हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, नहीं किया चलता है। एलॉन मस्क भी ऐसा करते हैं। बट इंडिया के अंदर अगर आप लिस्टेड हो चुके हो और आप शोर मचा रहे हो मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा और कर नहीं रहे हो ना, दिस इज कंसर्न नहीं। अभी रिसेंटली मंथली सेल टारगेट भी कटा है, 25,000 कर दिया यूनिट, जो कि पहले 50,000 यूनिट का था। और क्यों किया? क्योंकि भाई हम कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं। मतलब इन्वेस्टर्स को ये ना बातें समझ में नहीं आ रही क्या है, ये बैटरियां निकाल रहे थे, बहुत कुछ निकाल रहे थे जो कि कब आएगा मार्केट में ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी साइड पे जो ओला, उबर और रैपिडो है, जो ड्राइवर की एडवांस टिप लेते हैं, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन वालों ने नोटिस भी इशू किया था, उसके ऊपर अभी तक ये कंपनीज नहीं सुधरी है। कहानी क्या है, अगर आपने कहीं एक्स लोकेशन पर जाने की बुकिंग कराई है, अब आप एडवांस टिप दे देते हो। एडवांस टिप का मतलब मैं 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, आ जा। एक तरह से आप उसको ब्राइब दे रहे हो ताकि भाई मेरी राइड को कैंसिल मत करियो, तू आ जा। तो आइडियली ये फीचर नहीं होना चाहिए। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी है, सर्विस अच्छी लगी है, तभी टिप देना चाहिए। कहीं न कहीं एक प्रेशर है लोगों के ऊपर कि भाई आप टिप दो। ड्राइवर्स भी बिगड़ सकते हैं कि अगर टिप नहीं आएगी तो हम राइड कैंसिल कर देंगे। तो ओला, उबर, रैपिडो के अलावा नमा यात्री में भी ये फीचर है। अब देखो कब हटता है, ये हटता है या फिर नहीं हटता है, क्योंकि अभी कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ओला ने कर दिया है, इससे पहले हमने रैपिडो और नमा यात्री को भी देखा कि वो भी सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर गए, मतलब लिमिटेड ऑटो में गए थे। बट ओला तो कंप्लीटली इस मॉडल के ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ जाएंगे और आप टिप वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कंज्यूमर्स को नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर आप टिप नहीं दोगे तो राइड वाला बंदा नहीं जाएगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब्सक्रिप्शन है ना, उसको तो महीने के पैसे देने हैं। बाकी इन कंपनीज ने सीबीआईसी को कहा है कि जीएसटी के ऊपर थोड़ी क्लेरिफिकेशन दो कि जो हमारा सैस बेस मॉडल बन रहा है इसके ऊपर जीएसटी कैसे लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लियरिटी आते नहीं है। कंपनीज अपने हिसाब से चीजें कर लेती है, बाद में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तुमने गलत समझा भाई, तुम्हारी गलती है, ये लो इतना, साथ में तुम्हारे पे फाइन भी लगेगा। तो मेरे हिसाब से अब कंपनी सैस की तरफ जा रही है। पहले ही पूछा जा रहा है कि भाई बताओ जीएसटी वीएसटी कैसे लगने वाला है, कितना लगेगा, किस पार्टी की तरफ लगेगा, ताकि बाद में फाइन ना देना पड़े। बाकी वीडियो को आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अच्छी चीज ये है, इंडिया का जो नॉन फॉसिल पावर जनरेशन है वो 50% के आसपास पहुंच जाएगा इस दिसंबर में, या फिर इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले। ये बहुत बड़ी चीज है भाई।
मतलब हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं धीरे-धीरे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ की तरफ जाता जा रहे हैं और अभी तो हम न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ गए ही नहीं है। अप्रूवल्स आ गए हैं, अभी वो बनने शुरू हो गए, स्केल हो गए, तो कहीं न कहीं ये जो कंज़म्पशन है, ये सही हो जाएगी। तो कहीं न कहीं हम पॉल्यूशन कम करेंगे। एक साइड पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो दबा के पॉल्यूशन कर रही है और हमको देखो हम कम कर रहे हैं। अब कोई कहेगा डेवलप्ड के अंदर भाई पहले से न्यूक्लियर प्लांट वगैरह, भाई मिसाइलें कौन मार रहा है? ये लोग भी तो मिसाइलें मार के भी तो पॉल्यूशन होता ही है ना। बाकी जो एआई के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसके लिए भी तो पावर चाहिए, वो कहाँ से आएगी? चलो इंडिया वाले तो मुझे लगता है कि अभी इंडिया में बढ़ रही है इंडस्ट्री, धीरे-धीरे डेटा सेंटर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इंडिया रिन्यूएबल भी 50% पे है अभी के लिए। जैसे-जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बढ़ते चले जाएँगे, वैसे-वैसे ही डेटा सेंटर्स भी बढ़ते चले जाएँगे, तो सही लग रही है कहानी। तो यहाँ पे एक प्रो टिप है भाई, अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में घुसना चाहते हो तो घुस जाओ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो एआई खत्म करेगा, बट ये वाली इंडस्ट्री शायद कॉम्पिटिटिव रहेगी बहुत ज़्यादा। बाकी इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी है वो 14 मंथ हाई पे जाती हुई दिखाई दी है। ऐसा एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई ने बताया है। मई के महीने में 59.3 थी, अब 61 पे पहुंच गई है। नंबर्स के हिसाब से, डेटा के हिसाब से सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पर एक बार प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली ऑफलाइन मार्केट में घुसो, दुकानदारों से पूछो, वो तो रो रहे हैं। अब कहानी क्या हो रही है, स्टार्टअप वगैरह के तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको ऑन बुक्स नंबर्स ठीक दिखाई देते हैं। दूर से जब हम डेटास की बात करते हैं तो सही दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली दुकानदार मर रहा है, उसका बहुत बुरा हाल है। बाकी अमेज़न वालों ने अब होम लैब टेस्टिंग सर्विस भी शुरू कर दी है। मतलब इनके ऐप के ऊपर जाओ और आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ, 60 मिनट के अंदर आएँगे, 6 घंटे के अंदर आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी आपके हाथ में, डिस्काउंट भी चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। साथ में आपको इंस्टेंट कंसल्टेशन भी मिल जाएगी, 99 रुपीज़ दो कंसल्टेशन ले लो। भाई कहीं न कहीं और मार्केट खराब होगी ना। रेवेन्यू टर्म्स में आप कह सकते हो कि भाई देखो कंसल्टेशन का बिज़नेस बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर जितने लोग फ्रैंचाइज़ी लेके बैठे हैं बड़े-बड़े लैब्स की, उनका क्या होगा? तो कहीं न कहीं बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे प्लेयर्स को भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जिसकी वज़ह से बड़े प्लेयर्स उनको ना खा पाएँ। बाकी फार्म ईज़ी के को-फाउंडर्स ने एक नई स्टार्टअप शुरू करी है ऑल होम्स के नाम से। ये पिछले 6 महीने से स्टेल्थ मोड में चल रही थी। मतलब दुनिया को बताया नहीं गया था ये हमारी कंपनी है, सब कुछ चुपचाप चला रहे थे, टेस्ट करके देख रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। इन्होंने ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर ली है, स्केल भी अचीव कर लिया है और ये कर क्या रहे, प्लेटफॉर्म चला रहे हैं आर्किटेक्ट्स के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स के लिए, सैनिटरी वेयर, फर्नीचर, किचन वगैरह बहुत सारी आइटम्स के लिए, और बड़े बड़े पार्टनर्स इनके पास ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो रिसेंटली इन्होंने $20 मिलियन रेज करे हैं। ये अनडिस्क्लोज अमाउंट है। अनडिस्क्लोज मतलब हमको पता नहीं होता, फिर भी मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहा है $20 मिलियन, $120 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अभी अनडिस्क्लोज का मतलब होता है हम बताना नहीं चाहते, बट हम किसी और तरीके से बता ही देते हैं। ये वो वाला सीन हुआ है। बाकी अगर ग्लोबली बात करके चले, जो एयरलाइंस का इंश्योरेंस होता है उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट 30% तक हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो पहले एयर इंडिया वाला क्रैश हुआ, ऊपर से पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री हिली हुई है। सब डरे पड़े भाई, प्लेन का कुछ भी हो रहा है, मतलब कहीं पे प्लेन का गेट हिल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा शॉक है ये एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारे लोग फ्लाइट में बैठने डर रहे हैं अभी। मैं तो पर्सनली डरा हुआ हूँ। बाकी फ़ोन पे का आईपीओ आने वाला है भाई अगस्त 2025 को। कहा जा रहा है $1.5 बिलियन का आईपीओ होने वाला है। $15 बिलियन के आसपास वैल्यूएशन होगी इनकी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने फ़ोन पे में इन्वेस्ट किया है। बाकी मेटा वाले भाई एकदम तेज़ हो रखे हैं एआई टैलेंट को एक्वायर करने के लिए। अभी न्यूज़ कह रही है कि वो थिंकिंग मशीन्स को भी एक्वायर कर सकते हैं, जो कि ओपन एआई की एक्ससीटीओ ने शुरू करी है। इससे पहले खबर आ रही थी परप्लेक्सिटी खरीद सकते हैं, सुपर इंटेलिजेंस खरीद सकते हैं। अभी थिंकिंग मशीन्स के साथ में डिस्कशन चल रही है, बट वैल्यूएशन कंसर्न है पहला कि किस रेट के ऊपर एक्विजिशन करी जा सकती है। दूसरा कि डायरेक्शन क्या रहेगी कंपनी की। लास्ट थिंकिंग मशीन लैब्स ने 2 बिलियन रेज करे थे $10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और ये सीड राउंड था। मतलब सीड राउंड में 10 बिलियन पे पहुंच गए थे। अब मेटा कितने में खरीदना चाहता है, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, पता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। मेरे हिसाब से मेटा वाले क्या कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी से एक्वायर करो, वहां का टैलेंट लेके आओ और उस टैलेंट को अपनी टीम के साथ मर्ज कर दो। बट शायद ये कंपनी अपने हिसाब से चलना चाहती है, इसलिए शायद एक्विजिशन नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी एक सोलो फाउंडर है, उन्होंने 6 महीने के अंदर अपनी एक एआई कंपनी बनाई और उसको $80 मिलियन के अंदर बेच दिया। मंथली लेवल पे प्रॉफिटेबल है, $2 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं मई के महीने के अंदर। 2.5 लाख यूजर्स इन्होंने अचीव कर लिए है। करते क्या है, एआई के थ्रू एप्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। तो यही चीज होती हुई दिखाई देगी एआई की वजह से
छोटी-छोटी टीम वाली कंपनीज़ भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएगी, शायद खुद से रन कर पाएगी या फिर कोई उनको एक्वायर कर लेगा। 6 महीने में यहाँ पहुँच गए। कहने को सोलो फाउंडर ने शुरू किया है बट डेटाज़ ऐसे बता रहे हैं कि 8 एम्प्लॉइज़ की एक छोटी-सी टीम थी और उनको $25 मिलियन रिटेंशन बोनस भी मिलेगा। मतलब अगर वो कंपनी में टिके रह गए, छोड़ के नहीं जाएँगे, तो रिटेंशन बोनस भी मिलेगा। अब कहानी क्या है, विक्स ने इनको खरीद लिया है क्योंकि विक्स पहले से वेबसाइट बिल्डर में था, अब ऐप बिल्डर में भी ले आएगा, दोनों को मर्ज करके अपनी पोजीशनिंग बेटर कर देगा। बाकी ईरान वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं। उनके पार्लियामेंट में भी ये चीज़ पास हो गई है। अब एक साइड पे चाइना जो उनका दोस्त है, उसको नुकसान होगा। अगर देखा जाए 20% जो ऑयल आ रहा है वो इसी रूट से आ रहा है और 50% एलएनजी भी इसी रूट से आ रही है। तो कहीं न कहीं इंडिया को नुकसान हो सकता है, चाइना को नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान को तो वैसे ही नुकसान रहता ही है। तो देखो क्या होता है। मतलब कई लोग एक्साइटेड है, वॉर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट महँगाई बढ़ेगी भाई। अभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती हुई दिखाई दी थी। अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब महँगा होता हुआ दिखाई देगा। अब कहानी ये है गवर्नमेंट हमारे पे कब तक पास करती है। गवर्नमेंट का ये होता है ना जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो भाई हमारे यहाँ पे भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब घटते हैं तो उस तेज़ी से घटते नहीं है। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करके चले तो वो निफ्टी 50 से हट सकते हैं। नॉर्मली जो फ्री फ्लोट होता है ना मतलब कितनी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, उसके अंदर जो टॉप 50 कंपनियाँ होती है वो देखी जाती है और उनको लिस्ट कर दिया जाता है। अब रोज के बेसिस के ऊपर निफ्टी 50 चेंज नहीं होता है। इन्होंने एक टाइमलाइन बना रखी है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद में चेक करा जाएगा, कौन से टॉप कंपनीज़ है और फिर उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, जो करना होगा। तो मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएसई और इंडिगो घुस सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर और हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तक जितना दिख रहा है, अचानक ही कुछ हो जाए तो बात अलग है। बाकी हमारी मार्केट तो लाल ही दिखाई दे रही है, जो उम्मीद थी, क्योंकि भाई कहीं न कहीं ये वॉर वाले क्राइसिस जो है, ये हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेंगे। हमारी करेंसी भी थोड़ी-सी टूटती हुई दिखाई दी है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।